हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के ज़बरदस्त बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और रीट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर लेवल फर्स्ट की ऐसे 30 क्वेश्चन हैं जो आपके रीट एग्जाम में ट्रेंड होते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन क्या लॉक होगा? द्राविड़, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय या फिर आस्ट्रिक। तो यहाँ पर जो आपका लॉक होगा आंसर कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हमेशा लॉक होगा भारोपीय। ठीक है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है क्या? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक दंत में निम्न में कौन सा समास है। एक दंत है, यह कौन सा समास है आप सभी को बताना है। क्या कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है? तो भाई यहाँ पर क्या होगा बताइए। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो। चल क्यों नहीं रहा है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और जब तत्पुरुष समास की बात की जाए तो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके कारक चिन्ह का लोप होता है वो सभी तत्पुरुष समास में होते हैं। ठीक है, दूसरा पद प्रधान हो। और जब बात की जाए बहुब्रीहि समास की तो कह लीजिए जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ना पहला ना दूसरा, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। ठीक है, और कर्मधारय समास की बात की जाए तो जिसमें विशेषण विशेषता की बात की जाती हो, जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जा रही हो, चाहे किसी के रंग की, किसी के रूप की। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? एक दंत में कौन सा समास है? क्या दोनों पद प्रधान है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए द्वंद्व कट जाएगा। क्या दूसरा पद प्रधान है? बिल्कुल नहीं है। बहुब्रीहि है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं, तो एक दंत में कोई भी पद प्रधान नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक है दांत जिसके, अर्थात किसकी बात की जा रही है? श्री गणेश की बात की जा रही है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? और यहीं पर पूछ लिया जाए कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो क्या लॉक होगा यहाँ पर? क्या व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, जहाँ पर किसी के नाम की बात की जाती हो। समूह में जो चीज़ें ग्रुप में हो, है ना, जैसे क्लासरूम हो गया, यानी कि जातिवाचक में जहाँ किसी की जात की बात की जाए, जैसे लड़का, लड़का क्या है भाई? उसकी जाति है लड़का। अगर नाम होता तो व्यक्ति है, अगर लड़का है और लड़की है जिसका मतलब जातिवाचक। भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक में जैसे सुंदरता, क्या आप सुंदरता को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो भाई। बुढ़ापा को देख सकते हो? बुढ़ापा तो जो आपकी उम्र है उसको देख सकते हो, लेकिन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये आपका भाव, जो भाव हो जिसको आप ना तौल सको ना आंक सको, वही होता है आपका भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? जो संज्ञा, संज्ञा क्या होता है भाई? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये क्या होता है? आपका संज्ञा होता है। और जो संज्ञा के स्थान पे होता है वो सर्वनाम होता है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा लड़का है, ये क्या है भाई? ये है आपका संज्ञा। संज्ञा क्या है? इसमें राम है,
राम अच्छा लड़का है, लेकिन सर्वनाम क्या है कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका विशेषण। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राम की विशेषता है कि अच्छा लड़का है, और वह कैसा है भाई, तो विशेषता है कि ईमानदार है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रीट में आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट जो भी प्रश्न बनेंगे वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पेडागोजी के कोई भी प्रश्न नहीं रहते हैं। आपको एक आध दो प्रश्न ऐसे देखने को मिल जाएंगे जैसे कि पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट से रहेंगे, लेकिन रहेंगे नहीं वैसे। तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको लगेगा बहुत आसान है लेकिन कठिन है। ठीक है, तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के भाई। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जब बात की जाए कि नीली साड़ी की, तो साड़ी की क्या विशेषता है भाई कि वह नीली है ना। साड़ी की क्या विशेषता है कि नीली है, इसका मतलब साड़ी के गुण की बात की जा रही है कि वह नीली है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगर यहाँ पर परिमाणवाचक बात की जाए, जैसे 2 लीटर, 1 दर्जन, ठीक है, जो नाप तोल की जहाँ पर बात की जाती है वहाँ पर परिमाणवाचक होगा। संख्या की बात की जाए कि कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं तो संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, और सार्वनामिक का मतलब होता है जो विशेष जो है ये सब चीज़ों का जो विशेषण की विशेषता बताए वो हो जाता है सार्वनामिक। इसलिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, गुणवाचक। प्रश्न नंबर 6, उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है। उद्धार उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लग जाए। अगर आप इसको तोड़ते हो तो क्या होता है भाई, उत धन धार बराबर क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, उत हो जाएगा। उपसर्ग यहाँ पर उत लगा है। प्रश्न नंबर 7, ईंट का जवाब पत्थर से देना। कहते हैं मुहावरे, ईंट का जवाब पत्थर से, लगातार दोनों तरफ से प्रतिक्रिया है ना। क्रिया के जवाब में कैसी हो, प्रतिक्रिया हो, आपको जो जवाब मिल रहा हो लगातार। ईंट का जवाब पत्थर से, उधर ईंट का जवाब इधर पत्थर से। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरोध करना, क्रिया के जवाब में कठोर प्रतिक्रिया, व्यर्थ का प्रलाप करना, किसी की मदद से इनकार करना। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जवाब में कैसा है भाई, प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। प्रश्न नंबर 8, तो साथियों आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। लिपि से प्रश्न बनता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन है भाई। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, ठीक है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, तो आपको लिपि एक बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं सबके अपने टॉपिक हैं, उस टॉपिक को एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत, देवनागरी, रोमन। रोमन तो भाई अंग्रेजी भाषा की लिपि है। चीनी, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, देवनागरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मयबोधक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है। क्या हो जाएगा ऐसा, अगर आपको दिख जाए कहीं, ये क्या दिख जाए भाई, कहीं आपको दिख जाए ए सिंबल, चिन्ह, छी उसके कपड़े कितने गंदे हैं, छी उसके कपड़े कितने गंदे हैं, कोई आश्चर्यचकित हो जाए, अरे कब आए। तो जब आपको ए चिन्ह दिख जाए तो ये चिन्ह किसका है भाई, विस्मयबोधक चिन्ह है। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, आश्चर्यचकित की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिएगा कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला शब्द कितने प्रकार के भाई, जब बात की जाए रचना के आधार पर, शब्द की रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से,
रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। तो इस टॉपिक को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा शब्द। ठीक है, तो यहाँ जब बात की जा रही है, 3 शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द है बताइए। तो सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप लोग लगा के आसानी से समझ सकते हो कि अगर पाठ है, अगर पाठ का आप संधि विच्छेद करते हो, तोड़ते हो, तो क्या पाठ का संधि विच्छेद हो सकता है? कहोगे भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है? ये पाठ कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। और यहाँ पर पाठ धन शाला होता है, इसका संधि विच्छेद हो रहा है, इसलिए रूढ़ शब्द नहीं है। ए ऑप्शन कट गया है ना, पहला ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन यहाँ पर कट गया। दूसरी बात, पाठशाला का अगर संधि विच्छेद आप करते हो, पाठ धन शाला बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? पाठशाला, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो जब जिसकी संधि विच्छेद हो जाए, अगर संधि विच्छेद हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द यहाँ पर हो जाएगा। और जिसके कोई भी पद प्रधान न हो, जैसे एक दंत की बात की जाए, चक्रपाणी की बात की जाए, या फिर गिरधर की बात की जाए, जो आपकी बहुव्रीहि समास के जितने भी पद होते हैं वो सभी होते हैं योग रूढ़। ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। तो याद रखिएगा, जिसकी संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द है, जिसकी संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द है, और जितने भी बहुव्रीहि समास के पद होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 11, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। संधि कितने प्रकार की होती है भाई? संधि होती है कितने प्रकार की? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि होती है 3 प्रकार की। और जब बात की जाए कि पवित्र में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है ना, स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है? स्वर संधि में आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि, अयादि संधि। स्वर संधि में आपकी 5 प्रकार की संधि होती है, 5 प्रकार की संधि होती है। और 5 प्रकार में एक प्रकार है अयादि संधि, जो कि है पवित्र। ठीक है, पवित्र में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। कैसे आप लोग पहचानोगे? तो हमेशा जब संधि विच्छेद करोगे तो अन और अक निकल के सामने आ जाएगा। जैसे पवन है, जैसे पवन है ना, पवन, पवन का संधि विच्छेद आप लोग करोगे तो पौधन अन बराबर हो जाएगा पवन। तो अन और अक अगर आपको दिख जाए, और सबसे ज़्यादा तो आपको 3 ही अक्षर दिखेंगे, वो चाहे पवन हो जाएगा या फिर पवित्र हो जाएगा, 3 ही अक्षर आपको दिखेंगे, तो समझ लीजिए अयादि संधि है। इससे बेस्ट कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक, तो अभी हमने आपको बताया कि भाई जिसकी कोई सीमा ही ना हो, आप उसको माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वही होता है आपका भाववाचक संज्ञा। सिर्फ उसके भाव को आप समझिए। दुख हो गया, दुख, ठीक है, दुख को क्या करते हो आप? अगर आपको दुख है तो दुख अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन कितना बड़ा दुख है इसको कोई समझ नहीं सकता। जिसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, देख ही नहीं सकते हैं, वही होता है हमारा भाववाचक। और भाववाचक क्या है यहाँ पर? बचपन और योग्यता। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बाकी मोहन क्या है भाई? मोहन लड़के का नाम है, व्यक्तिवाचक है। लड़का क्या है? जातिवाचक है। गंगा, गंगा हो गया, जयपुर है आपका, व्यक्तिवाचक है। ये सारी चीज़ें, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, अव्ययीभाव समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। जब दोनों पद प्रधान होगा तब आपका द्वंद्व समास होगा।
ठीक है। अन्य पद प्रधान होगा तब आपका बहुव्रीहि समास होगा, प्रथम पद प्रधान होगा तब आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, और अंतिम पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास होगा। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है अव्यय होता है, मतलब उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर आपको उपसर्ग दिख गया। आगे प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, क्या है भाई, मृदुभाषी, प्रियंवदा, मितभाषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है मृदुभाषी, कोई मीठा बोलने वाली, मीठा बोलने वाले को कहते हैं मृदुभाषी, ठीक है। और प्रिय बोलने वाले को क्या बोलते हैं भाई, नाम से आप समझ लीजिए, प्रियंवदा लिखा है, प्रिय बोलने वाले को कहते हैं प्रियंवदा। और मितभाषी मतलब कम बोलने वाले को, जो लोग कम बोलते हैं उनको मितभाषी कहते हैं, कम बोलने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉक होगा भाई, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, जैसे राम अच्छा लड़का है तो राम का ही बोध हो रहा है ना। अगर यहाँ पर बात की जाती वह लड़का अच्छा है, लड़का से क्या हो जाता है भाई, दुनिया के सारे लड़के आ जाते, फिर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और समूह में तो आपका जो ग्रुप में है, और तो भाव में आप सभी को पता है, जो बताए जो देख नहीं सकते भाई, तो ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 16। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। क्या यहाँ पर आपको गुण दिख रहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें गुण है, नहीं है। संख्यावाचक विशेषण है क्या, अगर यहाँ पर हो जाता कि मीरा ने दो लीटर दूध पिया तब तो यहाँ पर आप संख्या को मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब आधा लीटर है तो ये भाई गलत है ना। परिमाणवाचक है, बिल्कुल। जब लीटर की बात की जाए, आधा लीटर, 1 दर्जन, तो जब यहाँ पर जहाँ पर नाप तोल की बात की जाए, जैसे 4 गज मलमल, 2 गज मलमल, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। प्रश्न नंबर 17। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था के पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, व्यवस्था के पहले कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ उल्टा हो जाए। देखिएगा यहाँ पर क्या है, व्यवस्था है, अगर इससे पहले हम इसका उल्टा लगा दें भाई, आ लगा दें, तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, ठीक है। आपके लिए हम क्लासेस करा रहे हैं, ठीक है, और क्लास आप लोगों को अच्छी लगे, सारी चीज़ें यहाँ पर हम जुटा के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। एक क्या है भाई, एक प्रकार की व्यवस्था है, व्यवस्था अच्छी है ना। कहीं आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सारा कुछ वहाँ पर मेंटेन है, मैनेज है, तो कहते हो व्यवस्था अच्छी है ना। लेकिन अगर वही मैनेज बिगड़ जाए तो क्या कहते हो कि वहाँ तो भैया अव्यवस्था है, ठीक है। तो व्यवस्था से पूर्व अगर हम आ लगा दें तो अव्यवस्था हो जाएगा कि नहीं, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। प्रश्न नंबर 18। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। जो कह सकते हैं कि व्याकरण में जो अनुवाद विधि होती है उसको किस नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग ट्रांसलेशन कहते हो। धनात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या फिर सैनिक विधि क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुवाद विधि। जो होती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। अभी तक आपने ग्रामर के देखिए ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कहाँ से होता है, सीधी रेखाओं से। क्या बच्चा सीधी रेखाएं ही खींचेगा क्या, अगर बच्चा लिख रहा है ना, बच्चे को आप पेन दे दीजिए तो वो सीधी भी खींचेगी टेढ़ी भी खींचेगा, है ना। तो सीधी रेखाओं से तो नहीं होगा, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से। देखो सीधी रेखाएं और तिरछी रेखाएं हम नहीं ले सकते, अक्षरों से। लेखन क्रिया का जो आरंभ होता है वो
अक्षरों से होता है, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ क्या है? आप लोग पढ़े होंगे द्रुत पाठ, जिस चीज़ को हम रिपीट करते हैं। द्रुत पाठ क्या है? कविता का अध्ययन है, कहानी का अध्ययन है, नाटक का अध्ययन है, या फिर सहायक पुस्तक का अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, कहानी का अध्ययन हो जाएगा। कहानी के अध्ययन को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो उसको द्रुत पाठ कहते हैं। ठीक है, द्रुत पाठ। प्रश्न नंबर 21, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? शब्द भंडार। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आप चाहते हैं कि हमारा शब्द भंडार खूब ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गद्य शिक्षण करेंगे, गद्य को पढ़ेंगे, व्याकरण शिक्षण को पढ़ेंगे, पद्य शिक्षण को, अलंकार शिक्षण को। तो बी ऑप्शन हो गया व्याकरण शिक्षण को। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 को देखिएगा, अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की कब आपका पता लगता है, कब आपका मूल्यांकन होता है कि आपने सीख लिए? इकाई योजना में, मासिक योजना में, जो आपका मासिक जो है महीने का जो तैयार किया जाता है, दैनिक पाठ योजना में, डेली वाला जो पाठ योजना है उससे आपका अधिगम संपूर्णता होती है, या फिर वार्षिक योजना में? हाँ, लास्ट की जो योजना होती है, लास्ट में जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका पूरा संपूर्ण अधिगम निकल के आता है कि आपने पूरे साल में क्या सीखा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, लेखन कला का विकास होता है। कहाँ से होता है भाई? देखने से होता है, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। तो लेखन कला का जो विकास होता है वो अभ्यास से होता है। जितने ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आपके लेखन में क्या होगी? स्पष्टता होगी, शुद्धता होगी। ठीक है, इसलिए सी डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन। अनुकरण से लेखन कला का विकास नहीं हो सकता। हाँ, अभिव्यक्ति का विकास होता है अनुकरण से, सुनने से, देखने से। डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। सिंपल सी बात है, अगर आप उपलब्धि की जांच कर रहे हैं तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा करेंगे। ठीक है, बुद्धि परीक्षण से बुद्धि का जांच होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से विश्वसनीयता का जांच होता है, और मौखिक परीक्षा से आपकी अभिव्यक्ति का जांच होता है। आप जब मौखिक परीक्षा लेते हैं तो उससे पता लगता है आपके व्यवहार का, आपकी अभिव्यक्ति का, कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए फिलहाल यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 25 को, समग्र और सतत मूल्यांकन। भाई, समग्र और सतत मूल्यांकन क्या है? विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार। बिल्कुल गलत है। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, ये जरूरी तो नहीं है, शिक्षण के दौरान भी संभव है। या फिर समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। बिल्कुल सही। सतत और व्यापक मूल्यांकन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, इसलिए यहाँ पर टी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप किसी का उपचारात्मक शिक्षण करा रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, क्या नहीं कराएंगे तब भी काम चल जाएगा? बताइए। शिक्षण विधि को अस्थायी रखना, ये तो भाई आवश्यक है। अगर बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर है भाई मरीजों की जांच करता है, वैसे आप एक शिक्षक हैं तो उपचार कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण जो है बच्चों को दे रहे हैं, तो उसके लिए शिक्षण विधि को अस्थायी रखना ये जरूरी होता है। विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, ये भी जरूरी है भाई। ठीक है, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, क्या ये जरूरी है? तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। जब तक आप उनकी गलतियों को नहीं देखोगे, उनके कमजोरियों को नहीं जानोगे, तब तक आप निदान कैसे कर सकते हो, निदानात्मक परीक्षण कैसे कर लोगे? इसलिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव के साथ यहाँ पर निगेटिव पूछा गया। ठीक है, पहले आप बच्चों का निदान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, काला मुँह होना का अर्थ क्या है? भाई, बहुत प्रचलन में है ये मुहावरा, काला मुँह काला होना, और यहाँ पर है काला मुंह होना, बोलचाल में कहते हैं मुंह काला होना। ठीक है, मुंह काला होना, मुंह काला करवाना, चेहरे पर रंग लग जाना, या फिर होली खेलना, जिसका मुंह काले रंग का हो, या फिर बदनाम होना। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन को लॉक हो जाएगा कि बदनाम होना। काला मुंह होने का मतलब है बदनाम होगा। आप लोग लॉक नहीं करिएगा कि चेहरे पर रंग लग जाना या फिर काले रंग का होना। ठीक है, बदनाम होना।
प्रश्न नंबर 28, ओठो निकली कोठो चढ़ी का अर्थ क्या होता है? ये आप लोग लॉक करिएगा थोड़ा सा। ओठो निकली कोठो चढ़ी का अर्थ क्या होता है? ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाता है, बाहर निकलने पर प्रसिद्धि हो जाती है। भाई प्रसिद्धि बाहर निकलने पर ज़रूरी नहीं है खुले में आ जाना, लेकिन अगर आपके मुंह से कोई भी बात निकलती है, पॉजिटिव हो तो कम फैलती है, निगेटिव हो तो ज़्यादा फैलती है। इसलिए ओठो निकली कोठो चढ़ी का अर्थ होता है मुंह से निकली बात फैल जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आई होप कि आप लोग मुहावरा एकदम सही सही लॉक करेंगे, क्योंकि इतना तो सही हो ही जाता है। प्रश्न नंबर 29, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? चांदी का जूता, रीट में मुहावरा, रीट एग्जाम में मुहावरे से प्रश्न आते हैं। ठीक है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु या फिर अमीरी का दिखावा? नहीं, चांदी के जूते का मतलब होता है रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, सब चांदी के जूते का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 30, भाषा की शिक्षा दी जाती है को नहीं है की होना चाहिए। भाषा की शिक्षा दी जाती है, क्यों दी जाती है? भाई अगर आप हिंदी भाषा को पढ़ते हो, मातृभाषा को पढ़ते हो, स्थानीय भाषा को पढ़ते हो, तो क्यों पढ़ते हो? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए पढ़ते हो, विद्वान बनने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनने के लिए? तो भाई हमें लगता है कि विद्वान ये सब बनने के लिए तो नहीं भाई पढ़ा जाता है। हाँ, भाषा की शिक्षा दी जाती है, अर्थ ग्रहण के अर्थ को हम ग्रहण कर सकें, अर्थ को हम समझ सकें, हम दूसरों के साथ संप्रेषण कर सकें। कैसे? अभिव्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। क्लियर? अगर आपको भाषा का ज्ञान होगा तभी आप दूसरों के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी और इस 30 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे बोलचाल का तरीका एक ही है, कमेंट का जवाब। कमेंट करते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो। ठीक है, और डेली क्लासेज यहाँ पर चलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। साधना जाएगी एक्सपर्ट क्लासेज।